हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एज IBM। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका पार्ट फॉर्म करता है ऑफ योर हिंदू लॉज, या फिर अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं द डाइवोर्स लॉज इन इंडिया। सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो IBM है इट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। कहने का मतलब है कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जो है डाइवोर्स सीख करना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ IBM। नो, बिकॉज अभी तक जो है आपके स्टैट्यूट्स में, चाहे वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर कोई और आपका स्टैट्यूट है, लीगल प्रोविजन कोई ऐसी इनैक्ट नहीं की गई है जिसमें इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इंक्लूड किया गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम, काफ़ी पुराने टाइम से जो है IBM की थ्योरी के बेसिस पे जो है काफ़ी सारे डाइवोर्स जो है वो ग्रांट किए हैं। तो आज हम बेसिकली यही अंडरस्टैंड करेंगे कि IBM जो है वो बेसिकली क्या थ्योरी है और इसके बेसिस पे किस तरीके से आप डाइवोर्स जो है वो ग्रांट किए जाते हैं बाय द कोर्ट। सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। बहुत ही सिंपल है, इसके नेम से ही क्लियर है। सबसे पहले इसमें वर्ड है इररिट्रीवेबल। इररिट्रीवेबल जो है वो एक इंग्लिश का बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इररिपेरेबल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप दोबारा से रिट्रीव बैक नहीं कर सकते हैं। और IBM का कहने का मतलब है कि जो आपकी मैरिज है उसका इस तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका है कि अब उसको दोबारा से रिपेयर करना, दोबारा से रिट्रीव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे केसेस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जिस बेसिक पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्रिएट किया गया है, जो हम मैरिज करते हैं, अगर वो ही जो है फुलफिल नहीं हो सकते हैं, जो पार्टीज हैं उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एक दूसरे के साथ में रहना, उसका कोई भी रीज़न जो है वो हो सकता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो आपकी मैरिज है वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, उसमें कुछ भी जो है लिविंग एलिमेंट जो है अब नहीं रहा है, जो पार्टीज हैं उनकी एक दूसरे की तरफ जो है कोई कंपैशन नहीं है, अपने कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में दोनों में से कोई भी पार्टीज जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी जो है वो कोर्ट को नज़र नहीं आती है कि कोई तरीका ही नहीं बचता है कि जो मैरिज है पार्टीज के बीच में उसको आप बचा सकते हैं। तो उन केसेस में जो है कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है इस थ्योरी की बेसिस पे कि जो आपकी मैरिज है उसका इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है, इस तरीके से जो है आपकी शादी टूट चुकी है कि उसको अब रिपेयर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपका वेड लॉक है अब वो एक कंप्लीट डेड लॉक जो है वो बन चुका है। तो अब इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द स्पाउसेस, दोनों पार्टीज के लिए बेहतरी के लिए, उनके लिए यही अच्छा होगा कि उनकी मैरिज को जो है यहीं पे ही ख़त्म कर दिया जाए। अननेसेसरी जो है इसको फर्दर ड्रैग करने की कोई ज़रूरत जो है अब कोर्ट को नज़र नहीं आती है। अब देखिए बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई भी पार्टी जो है कोर्ट में डाइवोर्स क्लेम करने के लिए जाती है तो जो कोर्ट का फर्स्ट बेंट होता है वो यही होता है कि पार्टीज के बीच में दोबारा से जो है वो रेस्टिट्यूशन जो है वो करवाई जाए। दैट इज़ वाई अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को भी ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक रेमेडी दी गई है ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जब पार्टीज जो है वो डाइवोर्स क्लेम करने के लिए जाती हैं कोर्ट में तो कोर्ट पहले उनको चांस देता है, कुछ समय देता है कि वो दोबारा से जो है अगर अपनी रिकंसिलिएशन जो है वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट। तो कई बार होता है कि कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट कर देता है कि जिसमें आपका डाइवोर्स नहीं होता है, सिर्फ आपकी जुडिशियल सेपरेशन होती है, जिसके थ्रू आपको टाइम मिल जाता है कि आप दोबारा से जो है एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में देखते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी सहमति से, अपने म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो डाइवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं, उन केसेस में भी जो है मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम जो है वो कोर्ट आपको ग्रांट करता है कि अगर आप दोबारा से जो है अपनी मैरिज को सुधारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, अपने डिसीजन को, अपने सेपरेशन के डिसीजन को जो है आप दोबारा से रिकंसिडर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज एक मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसको दी जाती है, काफ़ी हाई जो है इसको माना जाता है। तो एक कोर्ट्स का भी जनरल बेंट रहता है कि अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस नहीं है
तो पहले पार्टीज के बीच में एक रिकंसिलिएशन जो है वो करवाई जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अब आपकी मैरिज जो है वो ऐसे स्टेज पे जा चुकी है, ऐसी पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अब इसको वापस से रिपेयर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आपकी पार्टीज हैं एक दूसरे की तरफ जो है उनकी कंप्लीट हेटरेट जो है वो आ चुकी है, कोई लव, कोई अफेक्शन, कोई कंपैशन जो है उनके बीच में अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो उन केसेस में फिर आपकी थ्योरी अप्लाई होती है ऑफ इर्रिट्रीवेबल breakdown of marriage। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दैट हमें क्या नीड पड़ी है ऑफ IBM। देखिए, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं तो उसमें डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें आपके पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे पार्टीज जो है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती हैं गिवन अंडर सेक्शन 13। सबसे पहला उसमें आता है फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी का कहने का मतलब है कि इस केस में किसी एक स्पाउस की कोई गलती होती है, क्रूएलिटी हो सकती है, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कन्वर्जन हो सकती है, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड हो सकता है। तो बहुत सारे आपके ग्राउंड्स हैं जो गिवन है सेक्शन 13 में जो आपकी फॉल्ट थ्योरी में आता है। लेकिन फॉल्ट थ्योरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि एक स्पाउस को जो है अपने दूसरे स्पाउस का फॉल्ट जो है वो डेफिनेटली प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो है वो कोर्ट सेटिस्फाई होगी दैट यस एक फॉल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपके पास पिटिशनर है वो कोर्ट में कहता है कि मैं डाइवोर्स इसलिए क्लेम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बिकॉज जो मेरा स्पाउस है, जो रिस्पोंडेंट है, वो मेरे साथ क्रूएलिटी कर रहा है या फिर कर रही है, तो उस केस में कोर्ट के सामने आपको काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लाने पड़ेंगे कि क्रूएलिटी जो है वो हुई है। टिल द टाइम आप क्रूएलिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं आपको कोर्ट जो है वो डाइवोर्स नहीं देगी, राइट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर हम फॉल्ट थ्योरी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि यू शुड ऑलवेज गो टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। ये आपके HMA के अंदर जो आपका बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ है सेक्शन 23 में भी गिवन है कि जिस पार्टी की गलती होती है, जो पार्टी खुद फॉल्ट पे होता है, वो खुद कोर्ट में जाके जो है डाइवोर्स की पिटिशन जो है फाइल नहीं कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ही जो हूँ क्रूएलिटी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं ही कोर्ट में जाके जो है वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकती हूँ कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो ये एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है आपकी फॉल्ट थ्योरी की। दूसरे आपके पास ग्राउंड्स आते हैं जो आपको स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं ओनली टू दी वुमेन, राइट। वो भी आपके HMA में ही है जिसके बेसिस पे वुमेन जो है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। इसकी भी ऑब्वियसली लिमिटेशन है, अगेन आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा द एक्जिस्टेंस ऑफ दो स्पेशल ग्राउंड्स। तीसरा आपके पास आता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स में भी जो है आपको कुछ लीगल प्रोविजंस जो है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज जो है वो 1 साल या उससे ऊपर जो है वो ऑलरेडी अलग रह रही हैं, और म्यूचुअल कंसेंट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों पार्टीज को म्यूचुअली आपसे सहमति से जो है वो कोर्ट में जाके अपनी पिटिशन प्रेजेंट करती हैं कि हम दोनों तैयार हैं। अब आप सिचुएशन इमेजिन करिए कि हस्बैंड और वाइफ में से सिर्फ एक ही पर्सन है जो डाइवोर्स क्लेम करना चाहता है, तो वहाँ पे आप म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू तो जा ही नहीं सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ये जो आपके पास ऑलरेडी ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि फॉर एग्जांपल जो आपका म्यूचुअल कंसेंट है उसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट रिक्वायर्ड है। अगर एक स्पाउस जो है वो रेडी नहीं है तो उस केस में आप कैसे डाइवोर्स क्लेम करेंगे। दूसरी बात है कि जो फॉल्ट थ्योरी है उसमें आपको स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा कि फॉल्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तभी जो है वो कोर्ट ग्रांट करेगा। तो इन सब ग्राउंड्स में ऐसी लिमिटेशंस थी, ऐसी कुछ खामियां थी। दैट इज व्हाई आपके पास थ्योरी जो है वो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की वो इवॉल्व बेसिकली हुई थी इंडिया में। कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ पे आपको अब अपना वेडलॉक खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल होता ही नहीं है। इवन जो आपका लॉ कमीशन है, सबसे पहले लॉ कमीशन ने अपनी 71st लॉ कमीशन जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी 1978 में, उसमें भी लॉ कमीशन ने स्पेसिफिकली एक रिकमेंडेशन दिया था कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इंक्लूड कर देना चाहिए अब आपके हिंदू मैरिज एक्ट में, राइट। लेकिन अभी तक जो है वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, बिकॉज ये कहा जाता है कि अगर हम IBM को इंक्लूड कर देंगे एज अ ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग डाइवोर्स, नंबर 1 इट विल बिकम वेरी इजी फॉर द पार्टीज की वो जो है डाइवोर्स ऑब्टेन कर लें। डाइवोर्स जो है ऑब्टेन करना बहुत ईजी हो जाएगा कि आप जो है ठीक है वो IBM की थ्योरी अप्लाई कर दीजिए, इसको ग्राउंड बना दीजिए और अपना डाइवोर्स जो है वो क्लेम कर दीजिए। तो अभी तक जो है कोई भी आपकी ऐसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है जिसमें IBM को इंक्लूड किया गया है, लेकिन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट जो आपका IBM की थ्योरी है, इसके बेसिस पे
जो डाइवोर्स है वो ग्रांट किया जाता है ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते हैं, आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा केस है जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ ऐसी प्रोविजंस कोर्ट को खुद बनानी पड़ेंगी जो अभी तक आपकी स्टैट्यूट्स में प्रोवाइडेड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वैसा करने की कंप्लीट पावर जो है वो दी गई है अंडर आर्टिकल 142। तो उसके अलावा जो है आर्टिकल 142 ये भी कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस में ऐसा करता है, वो कि ऐसा प्रिंसिपल इवॉल्व करता है, कुछ ऐसा ग्राउंड इवॉल्व करता है, कुछ ऐसा बेसिस इवॉल्व करता है जो कि पार्टीज के कंप्लीट इंटरेस्ट में है, उनको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी पूरी कंट्री में माना जाएगा एज इफ इट इज द लॉ ऑफ योर कंट्री ओनली टिल द टाइम जो पार्लियामेंट है वो उसको स्पेसिफिकली जो है इनैक्ट नहीं करता है। तो आर्टिकल 142 की पावर्स को यूज करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो डाइवोर्स जो है पार्टीज को डेफिनेटली दे सकता है बाय ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो दिस पावर इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आप आर्टिकल 142 को जो है डेफिनेटली रेफर करिएगा इस। और इसी केस में जो है जो आपका लैंडमार्क जजमेंट आता है वो आता है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली ऑफ 2006, राइट। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज को जो है वो डाइवोर्स ग्रांट किया था आईबीएम की थ्योरी की बेसिस पे। अब इस केस में बेसिकली हुआ ये था कि जो आपका पिटिशनर है, सबसे पहले जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट है दोनों ने जो है वो कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था कि वो डाइवोर्स ऑब्टेन करना चाहते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। लेकिन लेटर स्टेजेस पे जाके जो रिस्पोंडेंट है वो अपना कंसेंट जो है विड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे जो है डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट जो है वो नहीं चाहिए, मैं तो भाई अपने स्पाउस के साथ ही कंटिन्यू रहना चाहते हैं, ठीक है। सो इस केस में जो है कोर्ट ने ये नोटिस किया था कि जो रिस्पोंडेंट है उसका अपने पिटिशनर के साथ रहने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो जो है पिटिशनर को जो है वो तंग करना चाहता था, पिटिशनर की जो है मेंटल एगनी जो है उसको इंक्रीज करना चाहता था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया था कि अब जो आपकी मैरिज है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच में ये ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे इसको प्रिजर्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो मैरिज है वो कम्प्लीटली अनवर्केबल है, एक कंप्लीट डेडलॉक जो है वो आपका बन चुका है दोनों पार्टीज के बीच में। और यहाँ से क्लियर है कि रिस्पोंडेंट जो है वो पिटिशनर के साथ सिर्फ एक ही कारण वजह रहना चाहता है कि वो जो है उसकी जो मिजरीज है उनको इंक्रीज करना चाहता है। तो इस केस में जब कोर्ट ने ये देखा कि जब आपको देखे ना, जब एक हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे की तरफ जो आपकी पर्सपेक्टिव है, जो व्यू है, जो थिंकिंग है वो इस तरीके की हो जाती है कि हमने अपने स्पाउस के साथ इसलिए रहना है ताकि हम उसको मेंटली डिस्टर्ब कर सके, हम उसकी ज़िंदगी जो है उसको और ख़राब कर चुके उसको हेल्प बना सके। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसी मैरिज को प्रिजर्व करने का कोई बेस तो डेफिनेटली बनता ही नहीं है, ठीक है। जब पार्टीज़ का, जब स्पाउसेस का एक दूसरे की तरफ इतना कैरलेस एटीट्यूड हो जाता है तो ये क्लियर है कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। दोनों पार्टीज जो है वो आपस में अब रह ही नहीं सकती हैं, कोई एफर्ट्स ही नहीं करना चाहता है, बल्कि आप साथ में इसलिए रहना चाहते हैं कि एक दूसरे को और तंग कर सकें। तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज इन केसेस में ना फॉल्ट थ्योरी काम करती है ना आपकी म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी भी फेल हो रही है, तो इस केस में फिर कोर्ट ने जो है आपका डाइवोर्स ग्रांट किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आईबीएम। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि नाउ इट्स हायर टाइम कि आईबीएम को इंक्लूड किया जाए एज अ ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग डिवोर्स अंडर योर हिंदू मैरिज एक्ट। तो यही हमारी आती है आईबीएम की थ्योरी, जिसमें बेसिकली ये है कि जो अगर आपकी एक मैरिज है वो डी फैक्टो डिफंक्ट हो चुकी है, कहने का मतलब है कि ऑन दी फैक्ट्स जो है वो मैरिज की फंक्शनैलिटी जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इट इज़ ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज कि उस मैरिज को जो है लॉ के आइज में भी जो है कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाए आईबीएम की थ्योरी को अप्लाई करने के बाद। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आईबीएम की थ्योरी जो है अप्लाई करके जो कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों पार्टीज जो हैं दे हैव नॉट lived together as husband and wife for a very long time, पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत सालों से जो है 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं वो अलग घरों में रह रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतने साल निकल चुके हैं वो सेम ही घर में रह रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है। जो एक हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बिल्कुल कोई भी जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। या फिर कोई और ग्राउंड हो सकता है कि एक स्पाउस जो है ठीक है वो कम्प्लीटली ड्रग एडिक्ट है या फिर वो अल्कोहलिक है जिसके लिए दूसरे स्पाउस के लिए
बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है उनके साथ में रहना, या फिर ये हो सकता है कि पार्टीज के बीच में जो एक म्यूचुअल लव और अफेक्शन होता है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि पार्टीज जो है वो आपस में शादी करवा लेती हैं एट अ वेरी यंग एज, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज कि दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। उनके हर छोटी बात पे जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि जो मैरिज है उसको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से जो है अब आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो। ऐसे पॉइंट पे जो है आपकी मैरिज आगे खड़ी हो चुकी है, रुक चुकी है, जिसके आगे जो है उसका टूटना ही लिखा है, पार्टीज का अलग होना ही उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो ये आपकी बेसिकली आती है द थ्योरी ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो दैट वाज ऑल अबाउट IBM। जो आपके इस वीडियो के एंड में जो है एक लिस्ट ऑफ केसेस जो है वो साथ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वो लिस्ट ऑफ केसेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये सारे केसेस को आप रेफर कर सकते हैं अगर आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जो है, इसकी थ्योरी को जो है और डिटेल में समझना चाहते हैं। और इन सारे केसेस में जो है आपके कोर्ट ने जो है वो डाइवोर्स ग्रांट किया था पार्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो इफ यू वांट अ मच बेटर understanding of this very theory, you can definitely refer to these case laws. So that's it for this very video. I hope you liked it and आपको कुछ knowledge जो है वो इसमें से gain हुआ है। So do not forget to like this video and also share it as much as possible, and also subscribe to my channel if you have not done, and stay tuned for more such interesting videos coming up. See you. Thank you.